नमो नमः। प्रिय छात्रों, आपने अपने घर में या विद्यालय में अध्यापिका से, दादा दादी, नाना नानी, घर में इनसे बहुत सी लोक कथाएं सुनी होंगी। आज ऐसी ही एक लोक कथा का अध्ययन हम करने जा रहे हैं, जो कि मल्हार कक्षा 7 में हिंदी की पुस्तक है, जो उसमें दी गई है पाठ्यक्रम में। यह कहानी हमें बताती है कि सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि ही वास्तविक धन है। इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू, सीवीक्यूज एंड हॉट्स, यानी कि हम बहुविकल्पी प्रश्न, योग्यता आधारित प्रश्न और उच्च स्तरीय चिंतन क्षमता वाले योग्यता वाले प्रश्नोत्तर हल करेंगे। इस पाठ के जो पाठ के पीछे दिए हुए हैं वो भी, और कुछ अन्य प्रश्न। साथ ही आपको मिलता है इसमें व्याकरण के पाठ के आधारित, जैसा कि सीबीएसई का नियम है, नैप पॉलिसी के अनुसार कि पाठ में से ही पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे पूछे जाएंगे, तो उसका तड़का भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो बने रहिए वीणावाणी चैनल पर, बेल आइकन दबाकर अगली वीडियो की सूचना सुनिश्चित करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ एक्सप्लेनर मिलते हैं, आपको एनिमेटेड कॉमिक्स मिलती हैं और साथ में क्वेश्चन आंसर सरल भाषा में मिलते हैं। आइए देखें पाठ का उद्देश्य। तो इस लोक कथा का उद्देश्य है ऑब्जर्वेशन स्किल इंप्रूव करना, यानी कि सूक्ष्म अवलोकन कौशल का विकास करना, तर्क क्षमता, लॉजिक बढ़ाना, समझदारी को बढ़ाना, संकट के समय शांत रहकर सही निर्णय लेना सिखाना और अनुभव और ज्ञान के महत्व को समझना। सबसे पहले जानिए लोक कथा क्या है। लोक कथाएं वे प्राचीन कहानियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से हम तक पहुंचती हैं। ये कहानियां सदियों से हमारे समाज का हिस्सा रही हैं। इनका कोई एक निश्चित लेखक नहीं होता। इनमें लोक जीवन की बात होती है, हमारी लोक परंपरा, लोक संस्कृति और सबसे बढ़कर सामाजिक नैतिक मूल्य होते हैं। ये हमारा मनोरंजन करने के साथ साथ मार्गदर्शन भी करती हैं। कैसे? क्योंकि ये गहरी सीख देती हैं, जीवन को एक दिशा देती हैं। कहानी का सार क्या है, आप देखिए। समरी ऑफ द स्टोरी। पिता की सीख। निर्धन पिता ने पुत्रों को धन की जगह तीव्र बुद्धि संचित करने को कहा। तीव्र बुद्धि मतलब इंटेलिजेंसी पावर को कलेक्ट करने के लिए सीख कर, अभ्यास से अपनी इंटेलिजेंसी बढ़ाने की बात की। उनको सीख दी एक कि धन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी इंटेलिजेंसी होती है। हम अगर बुद्धिमान हैं तो धन कमा सकते हैं, लेकिन बुद्धि ही नहीं है तो जो धन होगा वह भी हम गंवा सकते हैं। तो इसलिए संचित मतलब कलेक्शन, इकट्ठा करने के लिए। यात्रा। पिता के निधन के बाद तीनों भाई ज्ञान और काम की तलाश में यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक ऊंट का रहस्य पता चला कि निशानों को देखकर उन्होंने खोए हुए ऊंट का सटीक वर्णन व्यक्ति को किया, जिसका कि ऊंट खो गया था। राजा की परीक्षा। राजा ने उनकी बुद्धिमानी परखने के लिए बंद संदूक का रहस्य पूछा, जिसे उन्होंने सुलझा लिया। तो आइए सबसे पहले मैं आपको संक्षिप्त में ये कहानी एक बार समझा देती हूँ। विस्तृत कहानी में कॉमिक्स के रूप में अगली वीडियो में लेकर आऊंगी। यह लोक कथा 3 भाइयों की पैनी दृष्टि और तीक्ष्ण बुद्धि यानी कि शार्प माइंड पर आधारित है। एक निर्धन पिता ने मरते समय अपने बेटों को धन संपत्ति देने की बजाय यह सीख दी कि वे बुद्धि का धन संचित करें, है ना। पिता की मृत्यु के बाद तीनों भाई यात्रा पर निकले। रास्ते में उन्हें एक घुड़सवार मिला जिसका ऊंट खो गया था कहीं। अब भाइयों ने बिना ऊंट देखे ही उसकी सटीक पहचान बता दी। क्या बताया? कि वह बहुत बड़ा है, एक आंख से काना है और उस पर एक महिला और बच्चा सवार थे। घुड़सवार ने उन्हें उल्टा चोर समझकर राजा के सामने दरबार में पेश कर दिया कि इनको इतनी सारी बातें मैंने तो बताई नहीं, फिर कैसे पता चला? इसका मतलब मेरा ऊंट, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे इन तीनों भाइयों के पास है, इन्होंने उनको अगवा कर लिया। राजा ने जब उनसे पूछा कि उन्होंने बिना देखे ऊंट का हूबहू वर्णन कैसे किया, तो भाइयों ने अपना तार्किक अवलोकन यानी कि लॉजिकल
जो निरीक्षण क्षमता थी वह बताई उन्होंने, ऑब्जर्वेशन स्किल बताया कि पैरों के निशान से उसके बड़े होने का पता चला। सड़क के केवल बाईं ओर दाईं ओर की घास चरे होने से उसका काने होने का अनुमान लगाया कि एक आंख से वो नहीं देखता है, अगर देखा होता तो दूसरी साइड की घास भी खाली होती। महिला के जूतों और बच्चों के छोटे पद चिन्हों से, पद चिन्ह मतलब पैरों के निशान से उनके सवार होने की बात जानी। एक बार रास्ते में ऊंट बैठा था और वो उतरे थे माँ बेटे। राजा ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक पेटी में कच्चा अनार रखकर उसे पहचानने के लिए कहा। अब भाइयों ने खिड़की से बाहर बगीचे में लगे कच्चे अनारों को देखकर सही अनुमान लगा लिया, और पेटी में कच्चा अनार ही होगा क्योंकि अनार उस समय कच्चे थे बगीचे में। उनके इस अद्भुत ऑब्जर्वेशन स्किल से प्रभावित होकर, अवलोकन शक्ति से इंप्रेस होकर राजा ने उन्हें अपना मंत्री बना लिया और यह संदेश दिया कि वास्तव में बुद्धि ही असली खजाना है। कोश मतलब खजाना। अब ये माइंड मैप मस्तिष्क आरेखन देखिए, इसके माध्यम से हम इस कहानी के जो फैक्ट हैं जरा सी देर में याद कर सकते हैं, और यही ट्रिक है आसानी से याद करने की। निश्चित जानिए कि ये जो मस्तिष्क आरेखन है परीक्षा के समय यह माइंड आपका रिफ्लेक्ट कर देगा और आपको लगेगा कि आप चीटिंग कर रहे हैं परीक्षा में, क्योंकि वो सारी चीजें पॉइंट अगर आप एकाग्र मन से इनको 3 बार दोहरा लेंगे परीक्षा से पूर्व तो यह चीजें आपको याद हो जाएंगी फैक्ट्स। और जब आपको किसी भी चैप्टर के फैक्ट्स लर्न हो जाते हैं तो आप उन्हें आसानी से उनका वर्णन कर सकते हैं, इलाबरेट अपने शब्दों में वाक्यों में कर सकते हैं। अब जैसे इसके जो करेक्टर हैं कहानी के कौन कौन है, पहला बुद्धिमान, चतुर, सूक्ष्मदर्शी, दूसरा बुद्धिमान, तीसरा बुद्धिमान। भाव क्या है टॉपिक का, बुद्धि और चातुर्य, ठीक है। इंटेलिजेंसी कहानी के ये मुख्य विचार हैं, है ना। 3 मित्र, 3 भाई अपनी बुद्धिमत्ता तक कैसे राजा को परिचय देते हैं, फिर तार्किक चर्चा में सबको हरा देते हैं और अपनी बात को सिद्ध कर देते हैं। घटनाएं हैं, फिर संदेश है, बुद्धि और धैर्य का संदेश। भाषा शैली सहज, सरल, प्रभावपूर्ण भाषा है। संवादों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। अब किसी भी पाठ के कीवर्ड अगर आप लर्न कर लेते हैं, मुख्य शब्द, तो उत्तर बनाने में आपको आसानी होती है, आपकी लेखन क्षमता बढ़ती है। अगर आप शब्द नहीं लिखकर अभ्यास करते, आपका अधूरा ज्ञान है हिंदी का। हिंदी कभी भी वाक्य और शब्द लिखे बिना नहीं आती। अब इस पाठ के जैसे मुख्य शब्द हैं बुद्धिमान, मित्र, राजा, ठीक है, चतुराई, क्षमता, सम्मान, पुरस्कार, धैर्य, विवेक, योजना, अनुमान। अब आइए विश्लेषण करते हैं जो इस पाठ के की फैक्टर्स हैं। जैसे ऊंट का रहस्य क्या है, क्या देखा, ऑब्जर्वेशन क्या की, पैरों के बड़े चिन्ह, ऊंट बहुत बड़ा था ना। लॉजिक क्या था, दाईं ओर की घास की खाई थी, बाईं ओर की नहीं, ऊंट एक आंख से नहीं देख पाता था। बैठने के निशान, महिला के जूतों और छोटे पैरों के चिन्ह, ऊंट पर महिला और एक बच्चा सवार थे। ये उन्होंने अपना तर्क लगाया, एनालाइज करने की क्षमता लगाई। संदूक का रहस्य कैसे हल किया, जब राजा ने संदूक में रखी वस्तु के बारे में पूछा, बताओ इसमें क्या है, तो सबसे बड़े भाई ने बिना देखे ही सही जवाब कैसे दिया, अवलोकन से। सेवकों ने पेटी को बहुत सावधानी से रखा था और तीनों भाइयों ने ऑब्जर्व किया कि जो सेवक हैं वो बगीचे की ओर से वह पेटी लेकर आ रहे हैं। तो इसका मतलब उन्होंने सोचा बगीचे की कोई वस्तु होगी। खिड़की से झांक के देखा कि वहां पे अनार लगे हुए थे बगीचे में बहुत सारे, और उस समय अनार मौसम के अनुसार थोड़े कच्चे थे। तो उन्होंने लगाया कि बगीचे से ये लोग आए हैं, अवश्य इसके अंदर एक गोल वस्तु, जब उन्होंने हिंट दिया तुरंत पहचान लिया कि इसमें गोल वस्तु अनार है। इसका अर्थ यह है कि अंदर की वस्तु छोटी, गोल, नाजुक है, जैसे कि अनार। आप देखिए एमसीक्यूज। पिता ने बेटों को क्या संचित करने की सलाह दी, पिता ने बेटों को तीव्र बुद्धि, इंटेलिजेंस से संचित करने की सलाह दी। तीनों भाई कितने दिनों तक लगातार चलते रहे, 40 दिन तक। ऊंट की आंख से नहीं देख पाता था, बाईं आंख से। सड़क पर महिला के साथ और किसके पैरों के निशान थे, एक बच्चे के। संदूक के अंदर क्या रखा था, छोटी गोल वस्तु। और आपकी बुक में जो एमसीक्यूज आए उन्हें देखिए, वो अतिरिक्त थे, एक्स्ट्रा मेरी तरफ से बोनस था। लोक कथा में पिता ने अपने बेटों से धन संचय करने को कहा, उनकी इस बात का क्या रहस्य, क्या अर्थ हो सकता है। तो भाई इस बात का जो रहस्य है वह है पैनी दृष्टि,
ठीक है, इसका जो सही उत्तर है पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास करना। तीनों भाइयों ने अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग करके ऊंट के बारे में बहुत कुछ बता दिया। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अच्छी तरह से जांच किए बिना किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। तीसरा है, राजा ने भाइयों की बुद्धिमत्ता पर विश्वास क्यों किया? क्योंकि भाइयों ने राजा को अपनी बात में उलझा लिया था। ठीक है, अब लोक कथा के पात्रों और घटनाओं के आधार पर राजा के निर्णय के पीछे कौन सा मूल्य छिपा है? तो भाई इसके पीछे जो मूल्य छिपा है वो है कि ऊंट की चोरी के निर्णय के लिए सेवक की बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, है ना? या सही उत्तर है अच्छी तरह से जांच किए बिना किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। बच्चों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अवलोकन और तर्क, अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन, तर्क मतलब लॉजिक, इन दोनों के माध्यम से हम किसी भी जटिल से जटिल मतलब कॉम्प्लिकेटेड किसी भी हम पहेली को हल कर सकते हैं। ये देखिए राजा और भाई कैसे जो है और वो ऊंट वाला बंदा कैसे बहस कर रहे हैं। अब हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने भिन्न भिन्न उत्तर चुने हों, तो अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। जैसे पिता की बात का अर्थ पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास करने से है, ताकि जीवन में किसी भी स्थिति का सामना किया जा सके। इन्हें पढ़िए, स्टडी करिए। फिर देखिए सोच विचार के प्रश्न। भाइयों ने यात्रा करते समय किन कठिनाइयों का सामना किया? तो उन्होंने सुनसान घाटियां लांघी, ऊंचे पहाड़ पार किए, उनका खाना खत्म हो गया, वे थककर चूर हो गए और उनके पैरों में छाले भी पड़ गए। प्रश्न अगला, जब ऊंट के स्वामी ने भाइयों पर शंका की तो उनका व्यवहार कैसा था? भाइयों ने बिना गुस्सा किए बिल्कुल शांति और तर्क के साथ उनकी बातों का उत्तर दिया। फिर देखिए हॉर्स यानी कि हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, उच्च स्तरीय या दक्षता आधारित कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आजकल परीक्षा में। तो भाइयों ने बिना देखे ही ऊंट के बारे में सटीक बातें बताई। क्या आपको लगता है कि अनुभव और समझ से बिना देखे भी सही निर्णय लिया जा सकता है? हाँ, अनुभव और पैनी दृष्टि हमें उन चीजों को समझने में मदद करती है जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती। हर घटना अपने पीछे कुछ चिन्ह, क्लूज छोड़ती है। यदि हम उन क्लूज को ध्यान से स्टडी करें, अध्ययन करें, सोचें उसके बारे में एकाग्र मन से, तो हम अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियां, कौन सी पांचों ज्ञानेंद्रियां? आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, और छठी कौन सी है? सेंस वाली छठी इंद्री। तो हम सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सोच विचार के अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, तीनों भाइयों ने बिना ऊंट को देखे उसके विषय में कैसे बता दिया था? तीनों भाइयों ने अपने पिता की सीख के अनुसार पैनी दृष्टि और तार्किक अवलोकन का प्रयोग किया। सबसे बड़े भाई ने धूल पर बने बड़े पैरों के चिन्हों से ऊंट के आकार का पता लगाया। मझले भाई ने देखा कि सड़क के केवल दाईं ओर की घास चरी गई थी, जिससे उसने अनुमान लगाया कि ऊंट एक आंख से काना है। सबसे छोटे भाई ने ऊंट के बैठने के स्थान पर पास महिला के जूतों और बच्चों के छोटे पैरों के निशान बच्चे के देखे और सवार होने की ऐसे बात जान ली। आपके अनुसार इस लोक कथा में सबसे अधिक महत्व किस बात को दिया गया है? तो भाई तार्किक सोच, अवलोकन या सत्यवादिता? लोक कथा के आधार पर समझाइए। तो इस लोक कथा में सबसे अत्यधिक महत्व ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन और तार्किक सोच, लॉजिक थिंकिंग को दिया गया, क्रिटिकल थिंकिंग को दिया गया है। पिता ने मरते समय बेटों को यही धन संचित करने की सीख दी थी कि वे हर स्थिति को पूर्णता समझने का प्रयास करें। भाइयों द्वारा ऊंट के लक्षणों और पेटी में रखे कच्चे अनार को पहचानना उनकी इसी असाधारण अवलोकन शक्ति का प्रमाण है। यद्यपि वे सत्यवादी भी थे, परंतु उनकी बुद्धि और पैनी दृष्टि ने ही उन्हें राजा के दरबार में बेइज्जत और सम्मानपूर्वक बनाया। लोक कथा में राजा ने पहले भाइयों पर संदेह किया, लेकिन बाद में उन्हें निर्दोष माना। राजा की सोच क्यों बदल गई? प्रारंभ में राजा ने सोचा कि बिना ऊंट देखे उसके बारे में सब कुछ सही बताना केवल चोरों के लिए से ही संभव है। लेकिन जब भाइयों ने विस्तार से समझाया कि उन्होंने धूल के चिन्हों और परिवेश की स्थितियों से कैसे तर्कपूर्ण अनुमान लगाए,
तो राजा उनकी बुद्धिमानी से चकित रह गया। राजा को समझ में आ गया कि वे चोर नहीं बल्कि अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी हैं। तीक्ष्ण बुद्धि मतलब तेज इंटेलिजेंसी, शार्प माइंड। इसलिए उन्होंने उन्हें निर्दोष मानकर अपना मंत्री बना लिया। अगला प्रश्न, ऊंट के स्वामी ने भाइयों पर तुरंत संदेह क्यों किया? आपके विचार से उसे क्या करना चाहिए था जिससे उसे अपना ऊंट मिल जाता? तो ऊंट के स्वामी ने संदेह इसलिए किया क्योंकि भाइयों ने बिना उसके बताए ही ऊंट की शारीरिक बनावट और उसके सवारों के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी दे दी थी। उसे लगा कि यह जानकारी केवल वही दे सकता है जिसने ऊंट को चुराया हो। मेरे विचार से उसे भाइयों पर आरोप लगाने की बजाय उनसे यह पूछना चाहिए था कि उन्होंने यह सब कैसे जाना, जिससे उसे अपने ऊंट की दिशा का सही पता चल जाता। ये फिर अनुमान और कल्पना के प्रश्नोत्तर हैं कि यदि राजा ने बिना जांच के भाइयों को दोषी ठहरा दिया होता तो इस लोक कथा का क्या परिणाम होता? तो भाई यदि राजा ने बिना जांच के भाइयों को दोषी ठहरा दिया होता तो इस लोक कथा का परिणाम पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और दुखद होता। इससे मुख्य परिणाम निम्नलिखित होते: निर्दोषों को सजा मिल जाती, योग्यता का अनादर होता, गलत संदेश समाज में जाता। अब देखिए, यदि आप राजा के स्थान पर होते तो भाइयों की परीक्षा लेने के लिए किस प्रकार के सवाल जवाब करते, एक्टिविटी करते? मैं उन्हें किसी ऐसी पहेली में उलझाने की स्थिति या विश्लेषण करने को कहती जिसमें केवल दृष्टि ही नहीं बल्कि सुनने या सूंघने की शक्ति का भी परीक्षण हो। उदाहरण के लिए मैं उन्हें विभिन्न फलों की सुगंध से उनके रंग बताने या बंद कमरे के बाहर गुजरने वाले व्यक्ति की पदचाप से उसकी आयु, पदचाप मतलब चलने की आवाज, पैदल चलने की साउंड, अनुमान लगाने की चुनौती देता। इससे उनकी सभी ज्ञानेंद्रियों की तीक्ष्णता की परख हो जाती। यह पाठ हमें सिखाता है कि बुद्धि ही वास्तविक कोश है। कोश मतलब खजाना। अब इसमें कारक के प्रश्न दिया हुआ है, तो देखिए, पढ़िए, स्टडी करिए, इन्हें भरिए और फिर अपनी पुस्तक में अभ्यास करिए इनका। सूचना, यहाँ पर ये सूचना दी हुई है एग्जाम्पल आपको, हालांकि आपको खुद लिखने हैं। मैंने सिर्फ एक सजेशन दिया है, उदाहरण समझाया है। फिर अगले प्रश्न है ये, आप इन्हें पढ़िए, समझिए। इन पहेलियों का उद्देश्य भी कहानी के भाइयों की तरह उनकी अवलोकन शक्ति और तार्किक सोच का विकास करना है। लेखक ने हमें कुछ और ऐसी ही पहेलियां बनाने के लिए कहा है, जैसे इसकी लंबी पूंछ होती है जो पेड़ों की शाखाओं के चारों ओर लिपटी रहती है, तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? गिरगिट हो सकता है। गिरगिट ही वह प्रसिद्ध जीव है जो अपनी सुरक्षा और शिकार के लिए रंग बदलने में माहिर होता है। ठीक है। दूसरी पहेली, रंगीन डिब्बे। एक मेज पर रंगीन 4 डिब्बे रखे हुए हैं, ठीक है, और बराबर रखे हैं, लाल, हरा, नीला, पीला। बताइए पीले डिब्बे में बराबर में कौन सा डिब्बा है? तो लाल डिब्बा नीले डिब्बे के पास है, हरा डिब्बा पीले डिब्बे के पास नहीं है, पीला डिब्बा लाल डिब्बे के पास नहीं है, हरा डिब्बा लाल डिब्बे के पास है। स्टेप बाय स्टेप लॉजिक क्या है कि शर्त 4 के अनुसार हरा और लाल डिब्बा साथ साथ है, शर्त 1 के अनुसार लाल डिब्बा नीले के पास है। चूंकि लाल एक तरफ हरा है, दूसरी तरफ नीला होगा। अब बना है इसका क्रम। बारीक संकेतों पर ध्यान देना और उपलब्ध जानकारी को क्रमबद्ध करना आवश्यक है किसी भी पहेली को हल करने के लिए। अब जो एक शब्द की पहेली है, बुद्धि से संबंधित शब्द सोच के लिखने हैं आपको। जैसे कुशाग्र, कुशाग्र मतलब शार्प माइंड, तीक्ष्ण, तीव्र, पैनी, तार्किक, अवलोकन, बुद्धि के लिए विशेषण बताने हैं। बुद्धि का कोश, मस्तिष्क, ज्ञान, समझ, बुद्धिमानी, विशेष कौशल, ज्ञानेंद्रियां, ये सारे शब्द ऐसे हैं बच्चों जो बुद्धि शब्द से कनेक्ट करते हैं और लॉजिकल एबिलिटी बढ़ाते हैं। अब पाठ में आए मुहावरे छांटो। तो भाई इसमें जो मुख्य मुहावरे हैं, 19 ना रहना, यानी कि इसी से कम ना होना, और रमा जैसे अपने आप को किसी से 19 नहीं समझती, 20 ही समझती है। मुहावरा थक कर चूर होना, बहुत अधिक थक जाना, आज तो मैं थक के चूर हो गई।
जैसे अगला मुहावरा आश्चर्य का ठिकाना ना रहना, यानी कि बहुत अधिक हैरान रहना, रह जाना अंग्रेज ताजमहल देखकर अंग्रेजों का आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वोकैबुलरी जो कौन सी इसमें आई है जो कि आपको उत्तर लिखने में मदद करेंगे, शब्द संचित, तीक्ष्ण, आप भगत। पर्यायवाची शब्द पाठ में से जो लिए गए हैं वह है वृक्ष, वृक्ष में पेड़, तरु, विटप, सजर भी होता है वृक्ष का। पुत्र, बेटा, सुत, तनय। पहाड़, पर्वत, गिरी, अचल, और भी हो सकता है, ये मैंने मुख्य मुख्य लिए हैं। ऐसे ही एंटोनिम्स जो मुख्य विलोम शब्द है, निर्धन, धनवान, दोषी, निर्दोष, प्रशंसा, निंदा। अब हम अगर विश्लेषण करें एक पोस्टर से तो हम पाठ की निकासी कर सकते हैं इस स्लाइड के माध्यम से कुछ प्रश्न पूछकर। अवलोकन बुद्धि की शक्ति है ना, ऊंट की पहेली, सूक्ष्म अवलोकन कैसे किया तीनों भाइयों ने, कैसे किस आधार पे उसने सही राजा को जानकारी दी, है ना, दिमाग लगाइए। पाठ का मुख्य संदेश या मूल भाव क्या है, बुद्धि ही सच्चा धन है। धन संपत्ति नष्ट हो सकती है लेकिन ज्ञान और अनुभव और सूक्ष्म अवलोकन है ना, ये जो क्षमता है, एबिलिटी है, जीवन भर मनुष्य का साथ निभाती है। वास्तविक पूंजी हमारी यही है। धन्यवाद, आपने ये समय निकाला, इसे देखा। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, वीणावादिनी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलते हैं एक्सप्लेनर, ट्रिक एंड टिप्स के साथ क्वेश्चन आंसर मिलते हैं, पाठ का अभ्यास मिलता है और भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। तो बच्चों मत भूलो इस प्रश्न के साथ कि इस पाठ की जो मुख्य लाइन क्या है, कठिन समय में केवल बुद्धि ही सच्ची मार्गदर्शक है। और इस प्रश्न के साथ कि क्या आप भी ऐसी कोई पहेली बना सकते हैं अपनी, ऐसे पढ़ोगे अच्छे नंबर की तो भाई पूरी गारंटी है मेरी। आपको एक पहेली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुभ दिवस।